नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी में। कपड़े फैलाते फैलाते ही सुजाता ने समय का अनुमान लगाया। सूरज सिर के ऊपर आ गया है, 12 तो बज ही रहे होंगे। रविवार का दिन बस कहने भर को छुट्टी का दिन होता है। उस दिन तो व्यस्तता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नहाते धोते एक तो बजना ही था, तभी उसे अपनी सास शांति देवी और मुदिता के जोर जोर से बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। जरूर आज मुदिता फिर से अपनी सास से लड़कर चली आई होगी। मुदिता उसकी छोटी ननंद है, जिसका ससुराल इसी शहर में है। जब भी उसकी अपने ससुराल वालों से किसी बात पर कहा सुनी होती है, बस हाथ में सूटकेस उठाए अपने मायके चली आती है। घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली होने के कारण लड़कर आने पर भी उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लिए उसे समझाने के बदले शांति देवी बढ़ चढ़कर मुदिता के ससुराल वालों में ढेरों नुक्स निकालती और उन्हें कोसती रहती। फिर लड़ाई का दूसरा अध्याय शुरू होता। मुदिता के पति राहुल को दूसरे दिन बुलवाया जाता और छोटी छोटी बातों पर, जो हर घर में सामान्य रूप से घटित होती हैं, उनके लिए उससे देर तक सवाल जवाब किया जाता। राहुल के अपने घर का रहन सहन उसके आधुनिक ससुराल की अपेक्षा काफ़ी साधारण था, इसलिए वह थोड़ा अपने ससुराल वालों से वैसे भी दब कर रहता था और चुपचाप सारी बातें सहन कर मुदिता को वापस अपने साथ ले जाता था। जल्दी से स्नान कर सुजाता रसोई की तरफ लपकी, तभी शांति देवी की नज़र उस पर पड़ गई। सुजाता को सुनाकर तेज आवाज में वे बोली, महारानी के पूरे 3 घंटे का राज स्नान समाप्त हुआ। न जाने कौन सा उपटन मले जा रही थी कि घर में तूफान आ जाए, पर इन्हें होश ही नहीं रहता। हालांकि उसकी सास अच्छी तरह जानती थी कि रविवार को हफ्ते भर का ढेर सारा जमा कपड़ा सुजाता को धोना पड़ता था। फिर भी बेटी की भड़ास निकाल रही थी। वैसे भी काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए सुजाता चावल बनाने के लिए चढ़ा दी और डब्बे से दाल निकालने लगी। तभी रसोई घर के दरवाजे पर खड़े सुधीर की सख्त आवाज़ ने उसको सहमा दिया। सुबह से घर में बैठे जाने कौन सा पहाड़ तोड़ती रहती हो। कोई आए या जाए, स्वागत सत्कार करना तो दूर की बात है, तुम्हें तो उससे मिलने तक की फुर्सत नहीं मिलती। कोई मरे या जिए, तुम्हें उससे क्या, हर समय अपना ही सुख तलाशती रहती हो। 1 बजने जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि अम्मा जी ठीक 1 बजे खाना खा लेती हैं। फिर इत्मीनान से मुदिता से बातें करूँगी। सुजाता के जवाब पर सुधीर के ताने शुरू हो जाए। बहुत एहसान है आपका कि छुट्टी के दिन भी 1 बजे तक खाना तैयार हो जाएगा। घर में कुल जमा 4 लोग हैं, जिसमें सौम्या को अम्मा ही संभालती हैं। फिर भी दिखाओगी कि दिन भर काम ही करती रहती हो। सुधीर जैसे आया था वैसे ही बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। वह भी चावल दाल चूल्हे पर चढ़ा पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आ गई, जहाँ सोफे पर मुदिता बैठी आंसू बहा रही थी। वहीं बगल में उसकी सास बैठी मुदिता के ससुराल वालों के बारे में जली कटी कह रही थी। जैसे ही उनकी नज़र सुजाता पर गई, एक कुटिलतापूर्ण मुस्कान उसके चेहरे पर लक्षित हो उठी। एक हमारे घर की बहू है, जो इस घर में बैठी हर वह सुख भोग रही है जिसकी कभी हमने अपने पिता के घर में कल्पना भी नहीं की होगी। और एक हमारे घर की बेटी है, जो जाने किस जन्म का पाप भोग रही है। कितना भी अपने ससुराल वालों के लिए करें, उनका मुंह फूला ही रहता है।
कितना दया था हम लोगों ने अपनी बेटी के विवाह में। बहू के परिवार वालों की तरह हाथ हिलाते नहीं भेज दिया था। फिर भी हमारी बेटी एक दिन भी चैन से नहीं रह पाती। सुजाता बात का रुख पलटने के लिए मुदिता से बोली, चाय पियोगी? वैसे खाना भी तैयार हो चला है। सुधीर बीच में ही बोले, बहुत जल्दी चाय की याद आ गई। यह भी नहीं सोचा कि यह कोई चाय पीने का समय है। पूछ लिया, बड़ी मेहरबानी की। अब जाओ, जाकर खाना लगा दो। कब से हम सब भूखे बैठे। सुधीर की बातों से सुजाता का सारा प्रेम, सारी सेवाएं और सारी विनम्रता धरी की धरी रह गई और वह उठकर फिर से रसोई घर में चली गई। इधर उसकी सास का रोना शुरू हो गया। हमारी तो किस्मत ही खोटी है। बहू मिली तो वह भी किसी ढंग की नहीं, और दामाद मिला तो वह भी वैसा ही है। हमेशा अपनी माँ के पल्लू से ही बंधा रहता है। पति की खुदगर्जी और सास का अन्यायपूर्ण रवैया सुजाता को डंक सा चुभ रहा था। फिर भी सारे तिरस्कार और दंश को समेट वह सामान्य होने की कोशिश करती। काम में जुटी रही। हर बार की तरह फोन करके राहुल को बुलवाया गया, पर इस बार राहुल ने आने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था, मुदिता स्वयं ही घर छोड़कर गई है तो स्वयं ही लौट कर आए। बहुत दबाव डालने पर भी वह किसी भी कीमत पर मुदिता को लेने आने को तैयार नहीं हुआ। सुधीर ने भी अपने हथकंडे अपनाए, पुलिस की धमकियां भी देते रहे, लेकिन मुदिता के पति और ससुराल वाले अपनी जिद पर अड़े रहे। दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। सुजाता अपनी सास और सुधीर को जिद छोड़ समझौता की सलाह देना चाहती थी, लेकिन वह यह भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके बोलने का घर वालों पर कोई असर नहीं होगा। उसकी सास ने उस घर में कभी उसके ससुर की तो चलने ही नहीं दी। फिर उसकी क्या बिसात थी कि हर एक बात का फैसला शांति देवी ही करती आई थी। बच्चे भी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ज़्यादा ही उदंड और स्वार्थी हो गए थे। मुदिता भी अपने ससुराल में माँ की तरह सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने के लिए हमेशा अपनी सास, ननंद और पति से उलझती रहती। छोटी छोटी बातों में भी फोन पर माँ से सलाह लेती और उनके निर्देशानुसार घर चलाने की कोशिश करती। वह जब जरा सा भी बीमार हो जाती तुरंत माँ को टेलीफोन कर देती और उसकी माँ आनन फानन में पहुंचकर मुदिता को अपने साथ घर ले आती। मुदिता के व्यवहार और घर में माँ की दखलंदाजी से मुदिता का घर टूटने लगा था। सास और पत्नी की हरकतों से राहुल बुरी तरह खींच जाता है। अपनी सास की ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह मुदिता को समझाने की भी कोशिश करता तो मुदिता अपना सूटकेस उठाए अपने मायके पहुंच जाती। हर बार किसी न किसी तरह समझौता हो ही जाता, लेकिन इस बार दोनों परिवार अपनी अपनी बात मनवाने के लिए कटिबद्ध थे। यही कारण था कि बात तलाक तक पहुंच गई। घर में इस बात को लेकर हर समय तनाव की स्थिति बनी रहती। घर के लोगों को बढ़ता तनाव गुस्से के रूप में सुजाता पर बरसता। सुधीर का व्यवहार भी अपनी पत्नी के प्रति थोड़ा ज़्यादा निर्मम और रूखा हो गया था। हर छोटी बड़ी बात के लिए वह अपनी पत्नी को ही दोषी ठहराने लगता था। गुस्सैल तो वह पहले से ही था। बढ़ती परेशानी ने उसे निष्ठुर और अमानवीय भी बना दिया था। एक दिन दाल में नमक तेज होने पर सुधीर इतना क्रोधित हो गया कि सुजाता को गुस्से के मारे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह सीधे दीवार से जाकर टकराई और उसके सिर पर गहरी चोट लग गई। सुजाता दुखी मन से
अपने कमरे में चली गई। सिर पर लगे चोट से ज़्यादा मन पर लगा प्रहार उसे बेचैन कर रहा था। रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तभी अपने सिर के ऊपर उसे किसी के हाथों का कोमल स्पर्श महसूस हुआ। उसकी नज़र सामने बैठी मुदिता पर गई। जाने कब से आकर बैठी थी, उसे आभास तक नहीं हुआ। दोस्तों, कहानी थोड़ी लंबी हो रही है। जल्दी मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।